Hello students, welcome to the another class of biology. In previous class you have studied about the prokaryotic cells. अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, अब यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं. फर्स्टली देखिए सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या दे रखा है. सेल मेम्ब्रेन को एक और चीज़ भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं. ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल दैट कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द substances according to the requirement of cells. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, सेमी परमेबल होती है. तो सेल के नीड के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो भी प्रोटीन चाहिए या कोई भी मॉलिक्यूल चाहिए उसका एक्सचेंज होता है. ठीक है, देखें outer membrane of the cell that controls entry and exit of the substance according to the requirement of cell. और बाद में एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या कहा, सिंगर एंड निकलसन गिव फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. उन्होंने एक मॉडल दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. कौन से साइंटिस्ट ने दिया, सिंगर एंड निकलसन ने दिया. कब दिया, कौन से ईयर में दिया, 1972. According to this, the quasi-fluid nature of the lipid enables lateral movement of the proteins within the overall bilayer. ठीक है, प्रोटीन्स का जो मूवमेंट होता है उसके बारे में बताया कि कोसी लेयर होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कोसी लेयर होती है. ठीक है, और जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, लेटरल मूवमेंट करते हैं. ठीक है, मूवमेंट के बारे में बताया, उसके बेसिस पे इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया. फिर हमने बताया कि 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर. आपको पता होगा जो सेल मेम्ब्रेन होती है किससे मिलके बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से मिलके बनी होती है. ठीक है, लिपिड बायलेयर से मिलके बनी होती है और प्रोटीन्स का उसके अंदर क्या होता है, एक्सचेंज होता रहता है. ठीक है, तो प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं उसके अंदर. प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है वो 2 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं. एक तो क्या होता है, पेरीफेरल प्रोटीन होता है. पेरीफेरल मतलब क्या होता है, जो कि पेरीफेरी पे प्रेजेंट. ठीक है, पेरीफेरी, कोई सर्कल होता है, सर्कल की पेरीफेरी होती है, आउटर जो साइड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पेरीफेरी बोलते हैं. ठीक है, तो ऐसे प्रोटीन जो कि पेरीफेरी पे प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पेरीफेरल प्रोटीन. और इंटीग्रल प्रोटीन जो इनर साइड पे जो प्रेजेंट होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन. ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन विथ कोलेस्ट्रॉल. एंड कौन कौन से प्रोटीन्स हो सकते हैं, उसके प्रोटीन्स के अलावा भी कुछ यूनिट्स प्रेजेंट है. देखिए कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स. ठीक है, एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन हैज़ 52% ऑफ परसेंटेज के सेंस में दिया हुआ है. देखिए 52% ऑफ प्रोटीन होता है और उसके अलावा 40% क्या होता है, लिपिड्स होते हैं. ठीक है, अब ये जो लिपिड बायलेयर है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका फंक्शन क्या होता है. देखिए फंक्शन मैंने आपको बताया था कि सेमी परमेबल होता है. सेमी परमेबल मतलब जिनकी सेल को नीड है वो ही मॉलिक्यूल एंटर हो सकते हैं और जिनकी नीड नहीं है उनको एग्जिट किया जा सकता है. ये सब कौन कंट्रोल करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगा. और इस नेचर को अपन क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो देखिए फंक्शन, इट इज सेमी परमेबल एंड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस इट. ठीक है, अब ये कोई स्ट्रक्चर दे रखा है, फंक्शन मतलब स्ट्रक्चर दे रखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. देखो कार्बोहाइड्रेट कैसे प्रेजेंट है, आउटर साइड पे ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है ना, कोलेस्ट्रॉल ऐसे लिपिड बायलेयर के अंदर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं रैंडमली. ठीक है, धसे हुए होते हैं. इंटीग्रल प्रोटीन मैंने बोला था इनर साइड है, ये अंदर की साइड पे है सेल के. ठीक है, तो इनर साइड में इंटीग्रल प्रोटीन प्रेजेंट है. उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि पेरीफेरल प्रोटीन जो होते हैं वो पेरीफेरी पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, अब अपन, मैंने आपको बोला एंट्री और एग्जिट को कौन कंट्रोल करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है. तो 2 टाइप से कंट्रोल किया जा सकता है ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है. अब देखेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है. ठीक है, अब पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जो अलोंग द कंसंट्रेशन चलेगा. ठीक है, जैसे हम बात करते हैं डिफ्यूजन है ना, डिफ्यूजन एग्जाम्पल है. तो डिफ्यूजन में अपन देखते हैं कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन अगर मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो उसको अपन क्या बोल देंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट. मतलब अलोंग द कंसंट्रेशन चल रहा है. ठीक है, तो उसको कोई भी एनर्जी की नीड नहीं है. फिर अपन बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की. एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन. ठीक है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जब मूव करते हैं, ऑपोजिटली मूव करते हैं. ठीक है, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जाना है, इसलिए उनको क्या रिक्वायरमेंट होगा, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा. ठीक है, तो देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एंड इट डू नॉट यूटिलाइज एनर्जी. क्यों, क्योंकि ये अलोंग द कंसंट्रेशन चल रहे हैं, इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है. देखो एग्जाम्पल क्या दे रखा है, डिफ्यूजन में आपको बता चुकी हूँ.
एक्टिव ट्रांसपोर्ट, द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन मूव करते हैं मॉलिक्यूल्स, और इनको मूव करने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है, Na प्लस एंड K प्लस ATPase पंप होते हैं, ठीक है, पंप होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, कैरियर प्रोटीन होते हैं वैसे, है ना। तो पंप जो होते हैं ये Na प्लस और K प्लस के जो पंप होते हैं वो किस में आते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल दे रखा है और डायग्राम के थ्रू समझेंगे हम। पैसिव ट्रांसपोर्ट देखिए, आउटसाइड द सेल ये चीज़ दे रखी है, ठीक है, ये इनसाइड द सेल है, तो आउटसाइड द सेल से इनसाइड द सेल जब अपन को ट्रांसपोर्ट करना है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट देखो कैसे होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल की क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अपन क्या कर रहे हैं, लोअर कॉन्सेंट्रेशन अपन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, आउटसाइड द सेल यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे क्या हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है, अब क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, है ना, जैसे वहाँ पे क्या रहता, हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन हो रहा था, वैसे अब यहाँ पे क्या होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल का ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब उसको करने के लिए, ऐसे ट्रांसपोर्ट को करने के लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जो देखो रिक्वायर्स नो एनर्जी, पैसिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स नो एनर्जी, मॉलिक्यूल्स फ्लो अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन, ठीक है, या हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जो ये प्रोसेस है इसको अपन क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। नो एटीपी रिक्वायर्ड, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। फिर हमने बात कर दी, मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के भी फर्दर टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं देखेंगे, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। देखिए सिंपल डिफ्यूजन मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो ट्रांसफर होंगे मॉलिक्यूल का, उसको अपन क्या बोल देंगे, सिंपल डिफ्यूजन, तो मूवमेंट फ्रॉम न्यूट्रल सॉल्यूट, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं कि मूवमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मतलब पोलर जिनके पास में चार्ज प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कैटायन हो, एनायन हो, ठीक है। तो जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो किसके हेल्प से, कैरियर प्रोटीन के हेल्प से डिफ्यूज होते हैं, उसको क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेट मतलब कोई फैसिलिटेट करवा रहा है डिफ्यूजन, किसी की हेल्प से हो रहा है, तो उसको अपन बोल रहे हैं फैसिलिटेट डिफ्यूजन, ठीक है। उसके बाद में थर्ड अपन बात करते हैं ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट, देखो डिफ्यूजन के जैसा ही प्रोसेस है, बट ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है कि उसमें क्या था, सॉल्यूट जो था वो ट्रांसपोर्ट हो रहा था, यहाँ क्या होगा, सॉल्वेंट ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। तो देखो ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड सॉल्वेंट। फिर हम बात करते हैं अनदर टॉपिक की, सेल वॉल, है ना। सेल वॉल आपको पता होगा कि प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है ना, एनिमल सेल के अंदर जो है सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है। देखेंगे सेल वॉल किस में हेल्प करता है, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और एडिक्वेट जो शेप होता है सेल का वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये नॉन लिविंग मटेरियल होता है, फाउंड इन प्लांट्स, फंगाई एंड बैक्टीरिया। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं या फिर प्लांट्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगाई होते हैं, उनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है। मैंने आपको बताया कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर सेल वॉल, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। अब देखेंगे सराउंड्स बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, हेल्प टू सेल इंटरेक्शन। ये क्या करता है, मैकेनिकल डैमेज मतलब आउटर जर्क से अगर सेल डैमेज हो रही है तो उससे उसको क्या करेगा, सेल को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें कि इन्फेक्शन, कोई बाहर से कोई वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको भी रोकता है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं सेल टू सेल इंटरेक्शन, अडेशन होता है, अडेशन मतलब दो सेल्स आके जो पास में इंटरेक्ट कर रही है, ये किस में कौन हेल्प करता है, सेल वॉल, ठीक है। देखेंगे उसके बाद में अपन बात करते हैं प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, हेल्प सेल टू सेल इंटरेक्शन, प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, है ना। बैरियर का तरह मतलब बैरियर होता है, ठीक है, गेट पे गेट कीपर होता है उसकी तरह से काम करता है, ठीक है, कि बैरियर प्रोवाइड करता है कि कोई भी एंटर नहीं होगा, है ना। तो मैक्रोमोलिक्यूल जो बड़े मैक्रो मतलब बड़े जो मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एंट्री को रोकता है, ठीक है। सेल वॉल ऑफ द एल्गी इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, केलेक्टेंस एंड
मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। अब एल्गी के एग्जाम्पल दे दिए कि एल्गी की जो सेल वॉल होती है किस किस से मिलकर बनी हुई होती है, सेल्यूलोज, गेलेटिन, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब देखो प्लांट सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज। अब प्लांट सेल की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखेंगे। क्या बोल रहे हैं, जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है, प्लांट सेल वॉल सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स से मिलके बनी है, ठीक है। अब देखो एक बार सेल की ऐसे लाइन डायग्राम के सेंस में बात करते हैं कि प्लांट्स के अंदर देखो किससे मिलके बनी है, अभी भी मैंने बताया आपको, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन से मिलके बनी है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन फंगाई की, तो फंगाई की किससे मिलके बनी होती है, काइटिन की मिलके बनी होती है, ठीक है। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं उनके भी जो फेदर्स होते हैं लाइक विंग्स होते हैं वो भी किससे मिलके बने होते हैं, काइटिन से मिलके बने होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है। एल्गी क्या मैंने आपको बताया, क्या बताया, सेल्यूलोज, गेलेटिन्स, मैनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं ना। सेल ऑर्गेनल्स आपको बताया था बहुत सारे टाइप के होते हैं, एक सेल के अंदर है ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, न्यूक्लियस होता है, ऐसे करके काफ़ी सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। अब इनको भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट किया, किसके बेसिस पे, मेम्ब्रेन के बेसिस पे प्रेजेंट अपन ने डिफ्रेंशिएट किया है। देखेंगे कैसे, कुछ जो होते हैं डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं, कुछ जो होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं। तो देखिए सिंगल एज मतलब मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब देखिए मेम्ब्रेन बाउंड और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। फर्स्ट देखेंगे किसी के पास में सिंगल मेम्ब्रेन है तो कौन कौन से सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल, सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोबॉडीज, इनके अंदर क्या होती है, सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब डबल मेम्ब्रेनस भी स्ट्रक्चर्स होती हैं। देखिए कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड न्यूक्लियस, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, देखेंगे, याद रखेंगे। नॉन मेम्ब्रेनस भी जो होते हैं सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से होते हैं, देखिए राइबोसोम एंड सेंट्रियोल, है ना। अब अपन ने क्या बात करी, मेम्ब्रेन के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया कि कुछ होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, किसी के पास में डबल मेम्ब्रेन होती है और किसी के पास में मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो हमने देखो क्या बात करी, सिंगल मेम्ब्रेन किसके अंदर बात करी, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, है ना, लाइसोसोम, वैक्यूल, सीलिया, फ्लैजिला एंड माइक्रोबॉडीज। उसके बाद में हमने डबल मेम्ब्रेन की बात करी, डबल मेम्ब्रेन याद कर लेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस होती है, ठीक है। अब नॉन मेम्ब्रेनस भी कुछ होते हैं, राइबोसोम और कौन सी बात करी हम लोगों ने, सेंट्रियोल्स की बात करी। अब बात करते हैं अब न्यूक्लियस, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों होता है, देखिए इसलिए होता है क्योंकि सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है सेल की कहाँ स्टोर्ड होती है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम मीन्स जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन सेल स्टोर्ड रहती है सेल की, ठीक है। अब देखिए किसने डिस्कवर किया था, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने क्या बताया था कि जो न्यूक्लियस है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, देखिए The material of the nucleus stained by the basic dyes was given the name chromatin by Fleming. Fleming ने उनको chromatin नाम दे दिया। The interphase nucleus has nucleoprotein fibers called chromatin, nuclear matrix and one or more spherical bodies called nucleolite, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इंटरफेज न्यूक्लियस जो होता है उसको अपन क्या बोल देते हैं, क्रोमेटीन बोल देते हैं। और जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है, वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, उनको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोलाइट, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप इज कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन्स विद द स्पेस इन बिटवीन द पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। न्यूक्लियर जो एनवेलप होता है वहाँ पे क्या होता है, 2 पैरेलल मेम्ब्रेन्स होती हैं। 2 पैरेलल मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसको क्या बोल रहे हैं, पेरीन्यूक्लियर space, है ना, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑल्सो बियर्स राइबोसोम्स ऑन इट। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस का वो क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस का होता है उसके सराउंडिंग में क्या होता है, साथ में क्या कंटिन्यू होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी होगी, ठीक है। ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहता है, ठीक है। हाँ, तो देखो
अपन क्या बात कर रहे हैं, मैंने आपको क्या बोला कि न्यूक्लियर एनवेलप का जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो उसके कंटिन्यूएशन में क्या प्रेजेंट होता है, ईआर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ईआर पे आपको पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवेलप एंड इंटरप्टेड बाय द माइन्यूट पोर्स, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप है उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए स्ट्रक्चर के ऊपर देखो ये ऐसे छोटे छोटे पोर प्रेजेंट है, ये पोर प्रेजेंट है, ठीक है। ये न्यूक्लियर एनवेलप है, इसके बीच में पोर प्रेजेंट है, इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, ठीक है। हाँ, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। तो रप्टेड बाय द माइन्यूट पोर, दीज न्यूक्लियर पोर्स प्रोवाइड पासेज फॉर मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। ये पोर क्या क्या फंक्शन होता है इनका, देखिए प्रोवाइड पासेज फॉर मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल, प्रोटीन और आरएनए मॉलिक्यूल का ट्रांसफर करते रहता है, ठीक है। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल, एक सेल के अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, ज़्यादातर तो हम ये देखते हैं, पर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट भी होती हैं, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस है ना, तो देखिए नॉर्मली देयर इज वन न्यूक्लियस पर सेल, सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस, है ना। कुछ ऐसी भी सेल्स होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है ना। क्या बात करें, नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। वैसे ज़्यादातर नॉर्मली जो हम देखते हैं जनरली क्या होता है, एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जैसे वाइट ब्लड सेल WBC, उसके अंदर क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, ठीक है। और कुछ एरिथ्रोसाइट जैसे RBC की बात करते हैं, उसके अंदर तो न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, some mature cells even lack nucleus, an example erythrocytes of many mammals and sieve tube cells of the vascular plants, ठीक है। sieve tube और erythrocytes के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। The nuclear matrix or the nucleoplasm contains nucleus and nucleolus and chromatin। nucleolus आपको पता होगा, जैसे प्रोटीन और DNA जो होता है आपस में क्या कर देता है, कंबाइन होकर क्या बना देता है, न्यूक्लियोलस। जैसे एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर के अंदर फिक्स हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है। द न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म होता है ना सेल के अंदर, वैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर देखो क्या है, स्फेरिकल बॉडीज प्रेजेंट है, आपको बताया था स्टार्टिंग में, उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलाई बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है। इट इज साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, RNA है ना, राइबोसोमल RNA का जो सिंथेसिस होता है वो कहाँ पे होता है, इन स्फेरिकल बॉडीज पे होता है। कौन सी स्फेरिकल बॉडीज पे होता है, न्यूक्लियोलाई पे होता है, ठीक है। ड्यूरिंग द सेल डिविजन द क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंसेस इनटू द क्रोमोसोम। क्रोमेटिन जो होते हैं और ज़्यादा कंडेंस होकर क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम बना देते हैं। Chromatin contains DNA, some basic protein called histones, मैंने आपको बताया ना, histones, some non-histone protein and also RNA। एक क्रोमेटिन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, DNA प्रेजेंट होगा, कुछ बेसिक प्रोटीन होगा जिसके अराउंड DNA रैप्ड रहेगा, उसको अपन क्या बोल देंगे, हिस्टोन बोल देंगे, हिस्टोन प्रोटीन बोल देंगे। और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा RNA भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। Every chromosome essentially has primary constriction and centrosomal on basis of sides of which disc-shaped structure called kinetochore are present, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आप लोगों को, जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम आपको पता होगा क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। उसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे सेंटर के अंदर कुछ डिस्क शेप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसको अपन बोल देते हैं काइनेटोकोर। देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड्स द न्यूक्लियस, है ना, मेड ऑफ 2 लेयर्स, ओपनिंग अलाउ द मटेरियल टू एंटर एंड लीव द न्यूक्लियस। ये क्या होती है, मेम्ब्रेन, यहाँ पे ओपनिंग होती है, ओपनिंग जिसको अपन बोलते हैं पोर बोलते हैं। मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पोर प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, पोर प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है ना,
एंट्री और जो एग्जिट है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। अब देखेंगे मैंने बोला था कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जो कि इंफॉर्मेशन सारी हो जाती है वो कहाँ पे स्टोर रहती है, क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। देखिए इट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ये डीएनए से बना हुआ होता है क्रोमोसोम, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब जो मैंने आपको बताया क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन भी प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स में जीन प्रेजेंट है, वो जीन्स क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन इंफॉर्मेशन को। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर आपको मैंने बताई थी, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर देखिए डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। हमने बोला उसको क्या बोल दिया, न्यूक्लियर एनवेलप बोल दिया, ठीक है। अब जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की वो किससे कंटिन्यूस होती है, ईआर से कंटिन्यूस होती है ना, किससे कंटिन्यूस होती है, ईआर से कंटिन्यूस होती है। उसके बाद में हमने बोला था कि इसके अंदर कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको अपन न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। फिर हम क्रोमेटिन की बात करते हैं। अब देखो क्रोमेटिन मैंने आपको बताया क्या होते हैं, क्रोमेटिन बाद में कंडेंस होकर क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम बना देते हैं, ठीक है। देखिए फिर मैंने आपको बताया न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस क्या बताया, जो हिस्टोन प्रोटीन होता है उसके अराउंड क्या प्रेजेंट होता है, उसके अराउंड डीएनए रैप्ड रहता है, उसको वो किस में रहता है, न्यूक्लियोलस में होता है। फिर हमने बात करी, मैंने जैसे बोला आपको सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। फिर हमने बात करा न्यूक्लियर एनवेलप, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। दे आर, अब माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, रॉड शेप स्ट्रक्चर होती है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। हमने बात करी थी कि कुछ जो होते हैं ऑर्गेनेल्स डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, ठीक है, और कुछ जो होते हैं सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं। हमने बात करी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ एंड इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड द क्रिस्टे, ठीक है। स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा कि इनर फोल्डिंग जो होती है वो कैसी होती है। देखिए आप स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे इनर फोल्डिंग है ना, इनर फोल्डिंग क्या होती है, ऐसे रैंडमली होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोल देते हैं, देखिए। और आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो एकदम स्मूथ होती है। द इनर कंपार्टमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, इनर कंपार्टमेंट उसको क्या बोल देते हैं अपन लोग, मैट्रिक्स। द क्रिस्टी इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, क्रिस्टी जो ऐसे बोल रहे हैं ना, ऐसे स्ट्रक्चर है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है ना, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है, ये क्या करती है, ये फोल्डिंग्स क्या बना देती है, स्ट्रक्चर का क्या सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर द डिफरेंट एक्टिविटी। और ये जो भी रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होता है। और यहाँ पे मैंने आपको मतलब आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, पावर हाउस ऑफ सेल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है ना, एनर्जी का सिंथेसिस हो रहा है, सो इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। Controls level of water and other material in the cell. Recycle decomposes the protein, fats and carbohydrate. Recycle करता है, कुछ डैमेज हो गया तो उसको recycle कर देगा, ठीक है, decompose कर देगा, जिसकी नीड नहीं उनको decompose कर देगा। तो किस किस का, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। मैट्रिक्स possess the single circular DNA। अब जो दो ऑर्गेनल्स होते हैं उनके पास में खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, कौन सा होता है आपको पता होना चाहिए, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए मैट्रिक्स possesses द सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल। राइबोसोम 70S, राइबोसोम कैसा प्रेजेंट होता है, 70S प्रेजेंट होता है। इट डिवाइड्स द बाइनरी फिजन, ये कैसे डिवाइड होता है, बाइनरी फिजन के थ्रू। बाइनरी फिजन में होता है ना कि एक सेल होती है वो 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाती है और दोनों क्या कर देती है, एक नई सेल का फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है। तो वैसे अब आप बात करते हैं, मैंने आपको ये चीज़ बता दी, लाइन डायग्राम के थ्रू एक बार रीड करते हैं। देखो आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है ना। आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द बाउंड्री फॉर्म्स द नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड द क्रिस्टे। मैंने आपको बताया था कैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसा स्ट्रक्चर। तो इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोल देते हैं। डिवाइड माइटोकॉन्ड्रियल ल्यूमेन इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट जो होता है उसको क्या बोल देते हैं, मैट्रिक्स बोल देते हैं। एंड पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस एंड इनर मेम्ब्रेनस स्पेस।
अब देखो ये स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसके ऊपर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, कुछ राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बताया रफ सरफेस है उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, क्रिस्टी प्रेजेंट होता है, क्रिस्टी जो ये इनर फोल्डिंग्स है, ऐसी स्ट्रक्चर है, ठीक है, इनर फोल्डिंग्स है, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टी बोल देना है। और यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स प्रेजेंट, जैसे साइटोप्लाज्म में होता है वैसे मैट्रिक्स, इसके अंदर भी कुछ मैट्रिक्स प्रेजेंट है, ठीक है। एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे जो कि एटीपी का सिंथेसिस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, दैट्स इट फॉर दिस क्लास।